प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने भारतीय राजनीतिक विचारक संबंधी वाली पेपर में शुक्र को बताया था और शुक्र के राज्य संबंधी कार्यों के क्षेत्र के अंतर्गत हमने यह बताया कि राज्य का प्रमुख दायित्व और कर्तव्य, या यूं कहें इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु प्रजा और राजनीतिक समाज की रक्षा करना है। विद्यार्थियों, राज्य का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है और बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना राज्य के प्रमुख दायित्वों के अंतर्गत आता है। आंतरिक शांति को बनाए रखने की दृष्टि से शुक्र ने राजा को निर्देशित किया है कि वे दुष्टों के आक्रमण करने वालों से प्रजा की और सज्जनों की रक्षा करें। विद्यार्थियों, दूसरे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हमने पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में कार्य करने के लिए शुक्र ने यह बताया कि राज्य की हस्तक्षेपवादी धारणा के विपरीत राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन होना चाहिए। विद्यार्थियों, शुक्र कहते हैं राजा स्वयं के सुख के लिए प्रजा को कष्ट नहीं पहुंचाए, क्योंकि प्रजा के दुखी रहने से राजा भी नष्ट हो सकता है। विद्यार्थियों, अगर हम लोक कल्याण की बात करें तो राजा को चाहिए कि वह सभी विधाओं, सभी कलाओं, सभी विज्ञानों का विकास करे, बुद्धिजीवियों और विद्वानों का सम्मान करे। इसके अलावा पब्लिक वेलफेयर के अंतर्गत प्रजा में धर्म की वृद्धि के उपाय करें, मंदिरों, देवालयों की स्थापना करें, उनका निर्माण करें। इसके अलावा कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराए, बड़े बड़े बांधों का निर्माण कराए, नदियों पर पुल बनवाएं, धर्मशालाओं का निर्माण करें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष, पेड़ पौधों को लगवाएं। इस प्रकार पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण का संरक्षण करें और कृषि और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, उसकी उन्नति और विकास को तरक्की पर लाने के लिए विभिन्न सृजनशील उपायों को अपनाएं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, पब्लिक वेलफेयर के संबंध में राजा को इन कार्यों को संपादित करना चाहिए। ये कार्य ही राज्य के लोक कल्याणकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वह है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण से तात्पर्य आय और व्यय, इस पर संपूर्ण नियंत्रण राजा का और उस आय व्यय लेखा जोखा को संभालने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर समुचित नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। अर्थव्यवस्था का नियंत्रण शुक्र के अनुसार राजा का और उस राज्य का परम आवश्यक दायित्व है और शुक्र कहते हैं कि लाइसेंस के बिना शिकार करने पर और शस्त्र धारण करने पर निषेध किया जाना चाहिए। शुक्र नीति में व्यवसाय और वाणिज्य के संदर्भ में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षार्थ
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य के पूर्ण नियंत्रण को स्वीकार किया गया है और शुक्र ने विभिन्न पदार्थों के उत्पादन, उनके विक्रय, चिकित्सा आदि व्यवसायों का विनियमन करने की अपेक्षा की है, चेष्टा की है। व्यापारी पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करे, इस प्रकार का भी निर्देश दिया गया है। यदि इन निर्देशों की, इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो राज्य को चाहिए कि वे दंड का प्रावधान करें और पक्षपात रहित होकर दंड देने के लिए राजा को तत्पर रहना चाहिए। विद्यार्थियों, राजमार्गों की मरम्मत करवाना, यात्रियों के माल की सुरक्षा करना राज्य के प्रमुख दायित्वों के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के पश्चात राज्य के, यदि हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो शुक्र के अनुसार राज्य का चौथा कार्य क्षेत्र उसके सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना है। चूंकि सामाजिक व्यवस्था का नियमन और सामाजिक जीवन में धर्म और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना शुक्र के अनुसार राजा को शक्ति पूर्वक प्रजा से वर्ण और धर्म का पालन करवाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सोशल सिस्टम को बनाए रखने के लिए, इस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजा का एक कर्तव्य है, दायित्व है कि वो धर्म और नैतिक वैल्यूज, नैतिक मूल्य, इनको प्रतिष्ठित करे। और राजा को चाहिए कि वो बलपूर्वक, शक्तिपूर्वक प्रजा से वर्ण और धर्म का पालन करवाने के लिए उन्हें प्रेरित करे, इनकी पालना प्रजा के द्वारा करवाए। किंतु इसके साथ यह भी बताया है कि संसार में जन्म से ही कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या मलेच्छ नहीं होता है, अपितु वरन अपने गुणों के आधार पर ही मनुष्य में यह भेद किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ आचार्य शुक्र यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था का निर्धारण नहीं होता है, अपितु गुणों और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता है। इसलिए ये चाहिए, जनता को चाहिए कि वो अपने धर्म और वर्ण के अनुसार अपने कर्मों को, निर्दिष्ट कर्मों को संपन्न करे और मनुष्यों के द्वारा विभिन्न कलाओं और विधाओं को अपनाने से ही, चूंकि अनेक जातियों का विकास हुआ है, जब विभिन्न प्रकार की विधाएं और कलाएं विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा संपन्न की जाती है, तो विशेष रूप से विशेष वर्ग के द्वारा जब उस विशेष कला अथवा विधा का प्रयोजन किया जाता है, उस विधा और कला को आगे बढ़ाया जाता है, तो जिस समूह के द्वारा, जिन व्यक्तियों के समूह के द्वारा या जिस व्यक्ति के द्वारा उस विशेष रूप की विधा और कला को संपन्न किया जाता है, वो विधा और कला का विशेषज्ञ माना जाता है। और इसी प्रकार से कर्म के आधार पर, उस विधा और कला के आधार पर उस जाति अथवा वर्ण का निर्माण हो जाता है। विद्यार्थियों, जब राजा और प्रजा अपने अपने धर्म और नीति का पालन करते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से राज्य चिरस्थायी होता है और शुक्र का राज्य सामाजिक नैतिकता का संरक्षक है
और राजा के गुणों का ही प्रजा अनुकरण करती है। इसलिए राजा को भी चाहिए कि वो इस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत करे जिससे एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। विद्यार्थियों, अगले कार्य क्षेत्र का यदि हम वर्णन करें तो राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य का ये दायित्व है कि वह शैक्षणिक माहौल को उन्नति की ओर अग्रसर करे। राज्य की शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य उत्तरदायी है। योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना राज्य का दायित्व होना चाहिए। विधा और कला की उन्नति राज्य का अनिवार्य तत्व होना चाहिए। योग्य और बुद्धिमान व्यक्तियों के सम्मान और भरण पोषण की व्यवस्था भी राज्य के द्वारा ही संपन्न की जानी चाहिए। इस प्रकार इन कार्यों को संपन्न करने से निश्चित रूप से राज्य का शैक्षणिक माहौल उन्नति की ओर अग्रसर होगा और इस प्रकार की व्यवस्था राजा के द्वारा संपन्न की जानी चाहिए। यह राज्य के क्षेत्र के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत माना जाता है, समझा जाता है। अगले कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें, वर्णन करें तो शुक्र के अनुसार विधि और न्याय व्यवस्था की स्थापना करना भी राज्य के प्रमुख कार्य क्षेत्र और दायित्वों के अंतर्गत ही आता है। शुक्र ने कहा है, शुक्र ने कौटिल्य के समान ही अन्य विधि स्रोतों के अतिरिक्त राज्याज्ञों को भी, राज्य की आज्ञा को भी विधि का स्रोत माना है। अर्थात राजा ने जो आज्ञा दी है वही कानून है, वही नियम है, वही विधि है। और शुक्र ने पंडित नामक मंत्री का उल्लेख किया है। यहाँ पर जो विधि विशेषज्ञ माने जाते हैं, समझे जाते हैं, कहने का तात्पर्य जो पंडित है वही विधि का, कानून का ज्ञाता है। जो विधि विशेषज्ञ माना जाता है, यह राजा का प्रमुख कर्तव्य है कि वे मुकदमों का उचित प्रकार से निर्णय करे और अपने आदेशों का पालन करवाए। राजा को न्याय कार्य द्वारा दुष्टों का दमन करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, राजा अपने न्याय कार्य की उपेक्षा करता है तो शुक्र नीति के अनुसार उसे घोर कष्ट सहने पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यदि न्याय अन्याय का राजा समर्थन करता है, न्याय के कार्य को सही ढंग से निर्वहन नहीं करता है, तो राजा को अनेक प्रकार के कष्ट और दुखों को भोगना पड़ता है। इस प्रकार शुक्र ने अपनी शुक्र नीति में विधि और न्याय व्यवस्था की स्थापना करने के लिए राजा को धर्म और नीति और आदर्शों के अनुसार विधि और न्याय व्यवस्था की पालना करने का सुझाव दिया। विद्यार्थियों, अगली राज्य के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत अगली व्यवस्था की बात करें तो महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक व्यवस्था का कुशल संचालन करना भी राज्य के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। विद्यार्थियों, शुक्र नीति में न केवल प्रशासन के संदर्भ में विभागीय एवं कार्यालय पद्धति का उल्लेख किया गया है, वरन अपितु प्रशासन को लिखित आदेशों पर भी आधारित किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के दायित्वों को पूरा करना हेतु एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की चूंकि आवश्यकता होती है और शासन को निरंतर सजग रहते हुए देखना चाहिए, समझना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों को क्या भली प्रकार से पालन कर रहे हैं और प्रजा को कहीं पीड़ित तो नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना भी राज्य का दायित्व है। और शुक्र, मैं कहूँगा कि शुक्र ऐसे प्रथम भारतीय विचारक हैं जिन्होंने प्रशासन के आंतरिक पक्षों का विस्तृत वर्णन किया है, विस्तृत विवेचन किया है, विस्तृत विवरण दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था का सफल संचालन एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और इस हेतु राज्य को ये चाहिए, राजा का ये दायित्व है कि वह उसका कुशल संचालन करे, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए। और इस सुदृढ़ व्यवस्था में यह भी नहीं होना चाहिए कई अधिकारी और कर्मचारी ही प्रजा को कष्ट पहुंचाने में लगे। इस प्रकार की व्यवस्था
का के लिए राजा को चाहिए कि वो दंड की व्यवस्था करे। विद्यार्थियों, अगर हम बात करें राज्य के कार्य क्षेत्रों की, तो इस प्रकार से शुक्र ने अपने शुक्र नीति ग्रंथ में वेलफेयर संबंधी कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य, प्रजा और राजनीतिक समाज की रचना संबंधी कार्य, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण संबंधी कार्य, राज्य के सामाजिक दायित्व और शैक्षणिक माहौल को बनाए रखने का कार्य और विधि और न्याय व्यवस्था के साथ प्रशासनिक व्यवस्था का कुशल संचालन संबंधी कार्यों का विवेचन किया है। और अगली वीडियो में ये प्रयास रहेगा कि हम शुक्र को संपूर्ण रूप से आपके समक्ष समझाने का प्रयास करें। विद्यार्थियों, अगली शुक्र के अगले टॉपिक में हम इसकी कर नीति, टैक्स पर जो शुक्र ने अपने विचार दिए हैं, राजा के द्वारा जो कर लगाने के अधिकार हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि स्थानीय कर प्रणाली और राष्ट्रीय कर प्रणाली किस प्रकार से है और शुक्र इस संबंध में अपने क्या विचार रखते हैं। सामान्य काल में, संकट काल में भी टैक्स पर क्या छूट है या नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। और किन किन लोगों को टैक्स से मुक्त रखा गया है, कर मुक्ति किन लोगों के लिए है, इस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से टैक्स इन्होंने बताए हैं, कृषि भूमि पर टैक्स, भूमि पर टैक्स, कृषि उपज पर टैक्स, इस पर चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से हम अगली वीडियो में पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।